जय हिंद दोस्तों। और हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं अनुच्छेद 54 तक, ठीक है, क्योंकि 52 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 52 में जो है वो आपका पद है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आप वो ब्रिटिश से लिया गया था, हम आपको बता चुके हैं। 53 में क्या है, कार्यपालिका है, और उसमें बताया गया था जो राष्ट्रपति वो औपचारिक रूप से होता है, और प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका वास्तविक अध्यक्ष होता है। सारी पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। 54 में हमें आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, जो राष्ट्रपति का क्या है निर्वाचन मंडल है, वो 54 में है, ठीक है। और उसमें बताया गया कि उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और एक संक्रमणीय है और अनुपातिक है। एक संक्रमणीय पद्धति है जो सबसे पहले किसने अपनाई थी, तो आप कहोगे डेनमार्क ने अपनाई थी। और कौन लेकर आया था उसको, तो आप कहोगे हैमर लेकर आया था। और डेनमार्क में जिसने अपनाई थी वो थे एंड्रे। कौन थे, एंड्रे। इसलिए जो आपका एक संक्रमणीय पद्धति है उसे एंड्रे पद्धति भी कहते हैं, और इसे वरीयता पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वरीयता। ये हम आपको सब बता चुके थे, कोटा वोटा के बारे में बता दिया कि एमएलए की जो वोट पावर होती है वो कितनी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद कितने से, आपका अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 55 में ध्यान रखना कि इसका कोटा दिया हुआ है, कि राष्ट्रपति का कोटा दिया हुआ है। आपसे पूछेगा तो आप कहोगे राष्ट्रपति का कोटा है। क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति का कोटा। ये राष्ट्रपति का कोटा होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। राष्ट्रपति का कोटा का मतलब होता है, जैसे हम लोग का नॉर्मल चुनाव होते हैं, सीएम का होता है, इसका होता है, प्रधानों का होता है, ठीक है। उनमें क्या करते हैं हम लोग कि जो ज़्यादा वोट पा गया, चाहे वो आपका किसी ने 5 पाए और किसी ने 6 प्राप्त किए, ठीक है, तभी 6 वाला क्या हो गया, विजयी हो गया। बट यहाँ राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति में क्या होता है, देखो, राष्ट्रपति में आपको 50% वोटिंग जो है वो होना अनिवार्य होती है, यानी कि 50% वोट उसे मिलने ही चाहिए। और 50 वोट के अलावा उसको 1 वोट क्या होना चाहिए, अतिरिक्त मिलना चाहिए, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, अतिरिक्त मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिरिक्त वोट मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब इसका मतलब होता है कि किसी भी अगर आप चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, उसमें 2 क्या है, उसमें 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो उसमें से मान लो उसको वोटिंग मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि किसी को 25 मिल गए, किसी को 26 मिल गए, तो 26 वाला वोट जीत जाएगा, मतलब 26 वाला क्या होगा, राष्ट्रपति जीत जाएगा, मतलब 25 मिल गए 26, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें जितनी भी वोटिंग है आपकी टोटल, जैसे मान लो किसी में मतलब 100 वोट मान लो, है ना, हमारी 100 वोटिंग है मान लो उसमें, और 2 लोगों को वोट मिलना है इसमें, तो जब तक इसको 50 + 1 नहीं मिलेगा और दूसरे को 49 नहीं मिलेंगे, तब तक वो जीत नहीं होती है उसकी, ठीक है, किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है। तो यहीं पर जो 1 वोट है, ये जो अतिरिक्त 1 वोट की बात करी गई, यही कहलाता है क्या, कोटा। क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति का कोटा। जो 1 वोट मिनिमम ज़्यादा होना ही चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, कोटा कहलाता है, किसका, राष्ट्रपति का। इसके लिए एक सूत्र रहता है, वो आप लिख लेंगे। तो इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। देखिए, तो इसका मतलब होता है क्या होता है, जो टोटल वोटिंग होती है, क्या होती है आपकी, टोटल वोट, जो भी वोट होंगे उसके टोटल वोट लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। और प्लस 1 होना चाहिए, यानी कि यही जो 1 होगा यही आपका क्या कहलाएगा, एक कोटा कहलाता है, मतलब 1 नंबर का। और यहाँ पर जितने उम्मीदवार होंगे, ये कहलाता है आपका क्या, राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा कहलाता है, क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति का कोटा कहलाता है। टोटल जो वोट होंगे, ठीक है, और बटे उम्मीदवार और प्लस 1, ये सूत्र रहता है किसके लिए, राष्ट्रपति का कोटा के लिए। तो कोटा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट बात हम कर करते हैं कि अनुच्छेद 56 में क्या है, फिर 55 में इतना ही है, इतनी चीज़ बतानी है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है, कार्यकाल है। क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर पूछेगा किस में है, तो कार्यकाल किस में है आपका, तो आप कहोगे 56 में है। कार्यकाल होता कितना है एक राष्ट्रपति का, तो आप कहोगे 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लो कोई राष्ट्रपति है और वो अपने कार्यकाल मतलब 2 वर्ष तक ही जी पाया, उसके बाद डेथ हो गई या वो त्यागपत्र दे गया, तो क्या जो नया राष्ट्रपति आएगा, आप लोग बताएंगे ध्यान से सभी, ठीक है, जो नया राष्ट्रपति आएगा तो वो सिर्फ 3 साल रहेगा या फिर अपना पूरा कार्यकाल करेगा, बताइए, बताओ कितना रहेगा, तो 3 साल रहेगा या फिर पूरा कार्यकाल करेगा, नहीं, ये पूरा कार्यकाल गलत है। ध्यान रखना, अगर मान लो ये 2 साल ही कर पाया है, तो जो नया वाला राष्ट्रपति आएगा वो अपना कार्यकाल क्या करेगा, पूरे 5 वर्ष का करेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कहीं पे भी कि आपका 3 वर्ष ही करेगा, नहीं करेगा। वो नया निर्वाचन चुन के आता है, दोबारा वोटिंग होती है, तो इसका मतलब वो अपना कार्यकाल भी क्या करेगा, पूरे 5 वर्ष का पूरा करेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका कार्यकाल डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो आप कहोगे 56 में है। किसमें है, 56 में। कितने वर्ष का होता है, तो आप कहोगे 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक है।
55 के बाद अगला आता है हमारा राष्ट्रपति के कोटा हो गया, कार्यकाल हो गया। अब 56 के बाद आएगा कौन, 57 यानी 57। तो अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में, तो अनुच्छेद 57 में याद रखना है जो है आपका निर्वाचन है, यानी कि जो राष्ट्रपति है ना वो दोबारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति क्या हो सकता है, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। क्या हो सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि कोई अगर प्रधान राष्ट्रपति एक बार बन गया तो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप कहोगे बन सकता है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद जो 57 है ये हमें अथॉरिटी देता है कि कोई भी द्वारा व्यक्ति जो है एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा बन सकता है, और ऐसा हो चुका है। तो आप ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। ठीक है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो 2 बार बन चुके थे। ध्यान रखना, राष्ट्रपति क्या हुए, 2 बार बने थे। तो ये आपको ये बता सकते हैं। लेकिन कभी भी अब मान लो आपको 2 बार से ज़्यादा बन सकते हैं, 2000 से ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा लिखित नहीं है कि वो 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो आराम से क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई कहीं भी प्रावधान नहीं है इस बात का कि राष्ट्रपति 1 या 2 बार या 3 बार के अलावा और नहीं बन सकता है। तो संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है, वो बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा कौन, 57। कौन हो गया, 57। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 58 की। अनुच्छेद 58 में क्या है, अनुच्छेद 58 में क्या है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 58 में, 57 में कौन हो गया आपका बताओ, दोबारा चुना जा सकता है। तो 58 में क्या होगा आपका, तो 58 में बताइए कितना होगा, तो योग्यता है इसमें, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता है कि राष्ट्रपति चुनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे मान लो कभी कोई टीचिंग का किसी का आप फॉर्म डालते हो तो उसके लिए योग्यताएं रहती हैं कि आपके पास अगर आपका ग्रेजुएशन है या इंटर है तभी आप इस जॉब में क्या डाल सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। तो ऐसे राष्ट्रपति के लिए क्या है, योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये भारत का नागरिक हो, ये कंडीशन सबके लिए कॉमन रहती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। तो ये सब में कॉम्बिनेशन है। किसी भी अगर आप किसी भी चीज़ में जॉब भी हासिल करते हो, कोई पद पर जाते हो, एमएलए बनते हो, विधायक बनते हो, कुछ भी बनो आपने एमएलसी बनते हो, तो आप उसमें क्या होगा, आप ध्यान रखना कि उनकी पहली कंडीशन क्या रहती है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा आता है कि 35 वर्ष जो है वो एज पूरी होनी चाहिए उसकी, क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष एज जो हो वो पूरी होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल का होना पड़ेगा। पहला क्या होना पड़ेगा, 35 साल का होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है राष्ट्रपति बनने के लिए। अगली बात आ जाती है, ठीक है, इसके बाद आता है कि लोकसभा की योग्यता रखता हो, तो लोकसभा की अध्यक्षता वही है कि 35 वर्ष का होगा, नागरिक होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये चीज़ें तो नॉर्मल सभी के पास प्राप्त हो जाएंगी भाई। नागरिक के लोग होंगे, 35 साल एज भी कर रहे होंगे। मान लो होने को क्या, एक रिक्शा वाला आ गया, बोले भाई साहब हमें राष्ट्रपति बनना है, क्या करना है, हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होंगे। मतलब कोई और एक आदमी पहुंच गया, तो उसके लिए प्रावधान की ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, उसके लिए एक प्रावधान किया गया है। वैसे बन सकते हैं, मान लीजिए प्रधानी लड़ते हैं, बताइए प्रधानी कोई कंडीशन होती है, कोई रोकता है, 10-10 रुक जाते हैं, 15-15 खड़े हो जाते हैं, पूरा एकदम मान लो कभी कोई पूरा गाँव ही खड़ा हो जाए, ठीक है, तो क्या रोक लोगे आप, नहीं ना। उनको अथॉरिटी इस बात की वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ कंडीशन लगा दी उन्होंने। क्या करा, मतलब ऐसे तो नॉर्मल कोई व्यक्ति भी आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई, उन्होंने अनुमोदन कह दिया। क्या कह दिया, अनुमोदन। प्रस्तावक एक प्रस्ताव के लिए बोल दिया, एक अनुमोदन के लिए बोल दिया। क्या बोल दिया, अनुमोदन के लिए। तो उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा या राज्यसभा की अगर बात करी जाए तो उसमें हमें प्रस्तावित व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए, प्रस्तावित व्यक्ति। प्रस्तावित व्यक्ति का मतलब होता है कि आपको कुछ सपोर्ट करता हो कि कम से कम जो आपका लोकसभा या राज्यसभा है यानी कि संसद में से 50 लोग ऐसे हों जो कहते हैं कि हमें इस व्यक्ति को क्या करना है, खड़ा करना है, पसंद करते हैं हमें से। समझ में, राष्ट्रपति पद के लिए क्या करना है, इस व्यक्ति को खड़ा होना है। तो उसमें कितने लोग प्रस्तावित होने चाहिए, पूछ सकता है आपसे कि कितने लोग हों कम से कम, तो आपको 50 सदस्य होने चाहिए जो ये कहें कि हमें राष्ट्रपति क्या है, चुनना है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, इस बात की कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले प्रस्तावित करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को क्या करेंगे कि यही व्यक्ति क्या चाहिए हमारे लिए, यही व्यक्ति हमें क्या चाहिए, राष्ट्रपति के रूप में चाहिए। 50 लोग बोल देंगे ये बात, ठीक है। और ये लोग कहाँ कहें जाके, निर्वाचन आयोग में। कहाँ कहेंगे, निर्वाचन आयोग में, कि भाई साहब हमें इसे राष्ट्रपति चुनना है और ये व्यक्ति है और हम 50 लोग इसके साथ हैं। ठीक है, चुनाव प्रधानी होता है, वहाँ भी देखा होगा आपने,
सही है कि भाई साहब इतने लोग हमारे साथ हैं, हम प्रधान बन जाएंगे इस बार, ठीक है। तो ऐसे ही होता है राष्ट्रपति का। तो ध्यान रखना 50 व्यक्ति जो होंगे वो क्या होंगे, आपके प्रस्तावित करेंगे कि कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और कहाँ करेंगे, तो निर्वाचन आयोग में जाकर ये बात कहेंगे। एक तो कंडीशन हो गई, चलो एक कंडीशन हमने मान ली, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने और लगा दी। मान लो अगर 50 व्यक्तियों ने उसे प्रस्तावित कर दिया है कि एक व्यक्ति भाई साहब ये है, मान लो रामनाथ कोविंद थे, उनको भी 50 लोगों ने पहले प्रस्तावित करा होगा, बोले रामनाथ कोविंद इस बार के क्या बनेंगे, राष्ट्रपति देंगे, और हम उनको क्या देंगे, वोट देंगे। क्या देंगे, हम वोट देंगे। तो निर्वाचन आयोग का कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हमने स्वीकार कर लिया। अब फिर वो दोबारा कहता कि भाई साहब 50 और लेके आओ। क्या करो, 50 और लेके आओ जो ये बात लिखित देंगे कि हम भी इनके साथ हैं। तो उसे बोला जाता है अनुमोदन। क्या बोला जाता है, अनुमोदन। तो अगर पूछा जाए कि कितने अनुमोदित सदस्यों को रखा गया है, तो आप कितने बताओगे, 50 को रखा गया। कितने को रखा गया, 50 को। तो 50 प्रस्तावित करेंगे और 50 ये बात कहेंगे लिखित रूप से कि राष्ट्रपति यही होना चाहिए। तो इतने लोग जब होंगे तभी ही आप किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो, ध्यान रखना, या उठा सकते हो, ध्यान रखना। राष्ट्रपति पद के लिए कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई। मान लो 2 कंडीशन तो सब आदमी पूरा कर लेंगे, मान लो हम लोग हाई स्कूल इंटर लगा दे तब भी पूरी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने लगा दिया कौन, प्रस्ताव और अनुमोदन। तो क्या एक रिक्शे वाले को प्रस्ताव 50 लोगों का मिल जाएगा वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा से? क्या अनुमोदन 50 लोगों का वहाँ पे मिल जाएगा एक रिक्शे वाले को? नहीं मिलेगा। तो ये इसकी कंडीशन लगा दी राष्ट्रपति योग्यता में, ध्यान रखना कि ये योग्यता होनी चाहिए। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बोलो यस या नो, हाँ करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी जमानत। कहीं भी हम किसी चीज़ के लिए जब खड़े होते हैं, किसी वोटिंग के लिए, तो एक सिक्योरिटी रखी जाती है कि आपकी इतनी सिक्योरिटी रखी जाएगी, है ना। मान लो आप भाग गए, कोई दिक्कत कर दिया आपने, तो जमानत क्या होती है, आपकी जब्त कर ली जाती है। बहुत साधारण है, बस एक बेइज्जती के लिए रखी जाती है कि अगर मान लो आपको वोट सही से प्राप्त नहीं हुई तो आपकी जमानत क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और किसी की जमानत जब्त हो जाए तो बड़ा बेइज्जती की बात होती है। तो समझ में आ गया, तो वो क्या होती है, जमानत राशि कहलाती है। तो इसे ध्यान रखना, जमानत पूछेगा जमानत राशि कितनी है राष्ट्रपति के लिए, जमानत राशि, ठीक है। तो 15,000 रुपये रखी गई है। कितनी रखी गई, 15,000। ये आपको वहाँ पर देनी ही पड़ती है, 15,000 रुपये, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको कि 15,000 रुपये जमा कहाँ होते हैं, तो RBI में होंगे। कहाँ होंगे, RBI में, ध्यान रखना कहाँ होते हैं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। तो RBI में ये क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जमानत राशि। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, जमानत राशि कितनी होती है। तो जमानत राशि आप बताएंगे 15,000 रुपये होती है। ये भी आपकी क्या है, बोलो योग्यता है। तो ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले योग्यता की कंडीशन समझ रहे हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है और कौन से अनुच्छेद में। तो आपको 58 में है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और 50 व्यक्ति प्रस्तावित होने चाहिए और 50 व्यक्ति क्या होने चाहिए, अनुमोदित होने चाहिए। और उसी के बिहाफ पर राष्ट्रपति के पद के लिए उनको क्या कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं। उठाना मतलब होता है, खड़ा करना होता है, एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जमानत राशि कितनी होगी इसकी, तो आपको 15,000 रुपये होगी। और ये जमानत राशि कहाँ जमा की जाती है, तो आपको RBI में जमा की जाती है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल स्पष्ट रूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं और अगला अनुच्छेद आता है आपका 59। कौन सा आएगा, 59। तो 59 की बात करते हैं कि 59 क्या कहता है, समझ में आ गया। तो राष्ट्रपति के लिए कंडीशन रहती है, ध्यान रखना। और चीज़ हम आपको बताते चले कि राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, आपकी वेतन जो होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। क्या लगता है, टैक्स फ्री होता है, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसा जिसका टैक्स फ्री होता है, ठीक है। कभी आपात लग जाए, कुछ भी लग जाए तो सबकी सैलरी काट ली जाएंगी, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति की जो वेतन है वो नहीं काटा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे उच्च अधिकारी माना जाता है, सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद हम लोग बात करेंगे अब किसकी, अनुच्छेद की बात करेंगे 59 की, कि अनुच्छेद 59 में क्या है। तो 59 की कंडीशन देखते हैं कि 59 में क्या है, ठीक है। तो 59 में क्या है, शर्तें हैं इसमें। क्या है, शर्तें, कि किसी भी व्यक्ति की शर्त है, एक कंडीशन है। जैसे मान लो आपका कोई फॉर्म निकला, अब पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। इसमें क्या है, तो आप कहोगे शर्तें हैं इसमें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ठीक है। कि क्या शर्तें होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई फॉर्म निकला, तो उसमें एक होता है योग्यता, कि आप हाई स्कूल पास हों, इंटर पास हों, है ना, या ग्रेजुएशन पास हों, ठीक है। ये तो हो गई क्या, योग्यता, ठीक है।
कि आपका मतलब हाइट इतनी हो, वजन इतना हो, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन इसमें एक आपकी क्या होती है, शर्त भी होती है कि कम से कम आपने इंटर 50% से पास कर रखा हो। तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। क्या हो गई, कंडीशन हो गई। कहेगा मैथ में 60% होने अनिवार्य है, क्या हो गई, कंडीशन हो गई। कहेगा भूगोल में इतने नंबर लाने अनिवार्य हैं, तो क्या हो गई है, कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये शर्तें कहलाती हैं और वो हमारी क्या कहलाती है, योग्यता कहलाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, क्या क्या योग्यताएं रखता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए कि जो भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो रहा है वो पागल नहीं होना चाहिए। क्या आप एक पागल राष्ट्रपति को चुनेंगे? तो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है कि जो व्यक्ति हो वो क्या होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड कंडीशन, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया का मतलब होता है कि किसी बैंक से किसी ने क्या रखा है, कर्जा ले रखा है और उस कर्जे को वो नहीं निपटा पा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सीज हो गई, ठीक है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उस टाइम पर उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, दिवालिया माना जाता है। क्या माना जाता है, दिवालिया। उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है, वोट छीनने का अधिकार ले लिया जाता है, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, कोई काम नहीं कर सकता, एक भारत का नागरिक से उसे क्या कहते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, वो दिवालिया कहलाता है। क्या कहलाता है, दिवालिया। तो एक राष्ट्रपति जो उसकी कंडीशन क्या होगी, आपका दिवालिया नहीं होना चाहिए। संसद या लोकसभा, मतलब संसद का किसी भी सदन का सदस्य ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, है ना, ये भी कंडीशन है कि सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मान लो अगर है मान लो संसद का सदन है, मतलब सदस्य है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि संसद का अगर सदस्य है तो चुनाव, अगर चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव जीतने के बाद उसे क्या देना पड़ेगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये देखिए, ये थोड़ा दोहरापन है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक दोहरापन है, एक छूट है इन लोगों को। जबकि इसी की बात में कहा गया है कि वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के किसी भी लाभ के पद पर लिखेंगे, क्या होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर ना हो। लाभ पद का मतलब होता है जैसे सरकारी नौकरी, ये भी एक शर्त है। अब देखो यहाँ पे दोगलापन दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। संसद में भी देखो कहा गया है कि अगर पहले तो इसमें संसद के सदस्य होने ही नहीं चाहिए, और मान लो अगर हैं भी तो उनके लिए इतनी छूट दे रखी है कि वो चुनाव लड़ने के बाद क्या दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। पहले चुनाव लड़ लें और अगर चुनाव में जीत गए तो त्यागपत्र दे दें, और नहीं जीते हैं तो आप अपने पद पर बने रहोगे। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर आप जीत जाओगे उसके बाद सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना। उनके लिए क्या कहा गया है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव तभी जीत सकते हो जब आप क्या करोगे, बोलो, सरकारी नौकरी से पहले ही इस्तीफा दे दोगे। क्या दे दोगे, पहले ही इस्तीफा दोगे, ध्यान रखना, त्यागपत्र दोगे, त्यागपत्र देना, ठीक है, ध्यान रखना, क्या देना, त्यागपत्र देना। तो देखो यहाँ पे डबल बात कही है, बोलो भाई साहब इनकी संसद के लोग हैं भी, तब भी इनको क्या दी, छूट दी हुई है कि अगर आप चुनाव लड़ लो लेकिन चुनाव जीत गए तो आप अपने पद से क्या दे देंगे, त्यागपत्र देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर सरकारी नौकरी में है तो आपको पहले ही सरकारी नौकरी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। तो ये भी क्या है, आपकी एक कंडीशन है। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। देखिए इसमें 59 है, इसी की अगर हम बात करें तो 59 भाग 3 मतलब तीसरा सबसेक्शन कौन, तीसरा, इसमें राष्ट्रपति के भत्तों की बात की गई है। किसकी बात करी है, भत्तों की बात करी है, ठीक है। जैसे वो जो उसका आवास होगा उस आवास का कोई किराया नहीं देगा, वो आवास का किराया नहीं देगा। ये आपका किस में लिखा हुआ है, 59 में लिखा हुआ है, आवास का कोई किराया नहीं देगा, ठीक है। सरकारी आवास में रहेगा, सरकारी आवास में, सरकारी क्या रहेगा, आवास में रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन इसी में है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो आपको 5 लाख रुपए, ठीक है। और ये कैसा होगा, टैक्स फ्री होगा, यानी कि कर फ्री होगा,
कर मुक्त बोल सकते हैं इसको। कैसा होगा? कर मुक्त होगा। ठीक है, जानकारी नहीं है तो आप गड़बड़ करोगे। ये कैसा होगा? कर मुक्त होगा। ध्यान रखना, कैसा होगा? कर मुक्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता है भत्ता और पेंशन, सब इसी में आएंगे। भत्ता और पेंशन, भत्ता पेंशन, ठीक है, जितने भी भत्ते होंगे उसके, है ना, जैसे गार्ड रहना, गाड़ी रखना, यात्राएं फ्री, सब चीज़ टोटल, और बाकी जो पेंशन है उसकी, वो सब आपकी क्या होंगी? फ्री होंगी। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, तो आप कहोगे संचित निधि से दिया जाता है। किससे जाता है? संचित निधि से, संचित निधि से दिया जाता है। और ये सब उल्लेखित है किसमें? अनुच्छेद किसमें? 59 भाग 3, मतलब पार्ट 3 में ये क्या है आपका? उल्लेखित है। ठीक है। इसी का एक सब्ट्रैक्शन और आता है, अनुच्छेद 59(4). 59 कौन आता है? 4 आता है। और इसमें एक बात कही गई है, ध्यान रखना, कि जो आपका जो भत्ता है, आपका जो आपका राष्ट्रपति का वेतन है, ये सब है, और ये तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा इनमें। ध्यान रखना, कोई क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा जब तक वह पद पर है। वह क्या है? पद पर है। ध्यान रखना, उसकी किसी भी संचित निधि से पेमेंट दिया जाएगा, उसका जो भत्ता है, पेंशन है, वेतन है, आवास है, या एक्स्ट्रा जो भी उसकी क्या मिलती है, उसे छूट मिलती है। ठीक है, उन सब में जब तक वो 5 साल तक रहेगा, उनमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो, ना बढ़ा सकते हो और ना ही घटा सकते हो। ये बात कही है अनुच्छेद किसमें? 54(4) में। किसमें कही है? 59(4) में। हाँ सॉरी, 59(4) में। और 59(3) में क्या है? ये सब हैं। और इसमें क्या है? परिवर्तन है। ये आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का भत्ता, वेतन या किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये बात कहाँ कही गई है? तो आप कहोगे 59(4) में कही गई होगी। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है? समझ में आ गई? क्लियर गई? तो आपको शर्तें समझ में आ गई। शर्तें क्या होना चाहिए? पागल नहीं हो, दिवालिया ना हो। पागल भाई किसी राष्ट्रपति को पागल तो ना बना दोगे, तो पागल वाले पे नहीं ले सकते, वो कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है। और संसद के सदन का कोई सदस्य ना हो, और अगर सदस्य है तो चुनाव लड़ने के बाद उसे त्यागपत्र देना होगा। लेकिन किसी लाभ पे पद पे ना हो, लाभ मतलब सरकारी की नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसके बाद आप राष्ट्रपति पद पर लड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सांसद लोगों के लिए छूट दी गई है। यहाँ पर हम बात करें तो 59 है आपका, और उसमें क्या देगा? आवास किराया नहीं मिलेगा, सरकारी आवास में वो रहेगा। राष्ट्रपति का वेतन भी इसी में है जो 5 लाख रुपए है, कर मुक्त होगा। भत्ता और पेंशन और इनका जो वेतन दिया जाता है, जो भत्ते दिए जाते हैं, वो किससे दिए जाएंगे? संचित निधि से दिए जाएंगे। और ये कहा गया कि जब तक वो 5 वर्षों तक रहेगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ये कौन सा दिया हुआ है? अनुच्छेद 59(4) में दिया होगा। मेरे हिसाब से आपको पानी की तरह ये चीज़ साफ हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं था? चलिए आगे बढ़े। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 60 में क्या है। फिर अनुच्छेद 60 में क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या है। अनुच्छेद 60 की बात कर लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में तो आप क्या बताओगे कि राष्ट्रपति की शपथ है। बताओ राष्ट्रपति की शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति की शपथ क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। कोई दिक्कत है? आता है? तो अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति की शपथ को किस में रखा गया है, तो आप किस में बता दोगे? बोलो 60 में रखा गया। अनुच्छेद 60 में ओथ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ओथ। ठीक है, ध्यान रखना, शपथ को क्या बोलते हैं? ओथ। तो कौन दिलवाता है? तो आपको मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाएगा? मुख्य न्यायाधीश। यानी कि एससी का, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ किसको? राष्ट्रपति को। देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो टोटल जज हैं वो कितने हैं? 34 हैं। अभी एक और बढ़ा दिया गया तो ये 35 हो गए हैं। पहले हम लोग का जो क्रम लिखा जाता था वो 33 लिखते थे। 33 और प्लस 1 क्या होता था आपका? सुप्रीडेंट होता था, मतलब मुख्य न्यायाधीश। टोटल कितने जज होते हैं उसमें? 34। तो ये 33 ये थे, लेकिन एक और बढ़ा दिया गया है तो अब ये 34 हो गए हैं। और एक इसका क्या हो जाता है? आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य न्यायाधीश। एम एन राव लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इससे हम लोग सुप्रीमटेंडेंट लिख सकते हैं ऐसे, है ना, क्या लिखते हैं, सुप्रीमटेंडेंट। तो सुप्रीमो लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा कौन रहता है, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को। टोटल कितने हैं वर्तमान अभी 34 और 1, तो टोटल कितने हो गए आप 35। तो आपका भी पूछा जाएगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जज बैठते हैं, तो आप होगे 35 बैठते हैं। कितने बैठेंगे, 35। सोचिए 35 जजमेंट देते हैं मिलकर, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। गलती के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। कि कोई दिक्कत किसी को आगे सुनना, ठीक है, आराम से आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा, खुरापाती आइडिया आया होगा, निकाल कर बिल्कुल, कि सर अगर मान लो जो मुख्य न्यायाधीश हो वो अपने ससुराल चला जाए, कहाँ चला जाए, सड़वाइन के यहाँ चला जाए, कहीं और चला जाए, तो फिर शपथ कौन दिलाएगा। मेरी बात सुन रही, इन द सेंस कह सकते हैं कि छुट्टी पे चला जाए, कहाँ चला जाए, छुट्टी पर, बाहर कहीं भी, तो उसको शपथ फिर कौन दिलाएगा, किसको, राष्ट्रपति को। बताओ, आप बता सकते हैं राष्ट्रपति को शपथ फिर कौन दिलाएगा, बताओ कौन दिलाएगा। तो भाई साहब अकेला यही तो गया है, और ये 34 क्या करेंगे वहाँ बैठ के। तो इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ होता है या सबसे बुजुर्ग होता है, ठीक है, एजेड होता है, तो वो क्या करता है, फिर राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। आप बताओ, और कोई डाउट रहेगा दिमाग में। मान लो अगर जैसे कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर है ही नहीं, या मान लो उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है, भाई चार चोर चोर मौसेर भैया, बोलो तुम हमें नियुक्ति कर दो, हम तो शपथ दिला देंगे। अब मान लो नहीं है उस कंडीशन में, आप कहोगे सर मान लो और भी छुट्टी जो मतलब एजेड है सबसे वो चला जाए, तो भाई 34 में कोई ना कोई तो रहेगा, एक साथ छुट्टी लेके तो नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें से जो आपका उसका जूनियर होता है वो दिला सकता है, ये सबसे सीनियर होता है और उसका जूनियर होगा वो शपथ दिलाता रहेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, बताइए। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, बताओ, मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, शरद बोबड़े। कौन है, शरद बोबड़े हैं, ध्यान रखना, शरद बोबड़े हैं अभी मुख्य न्यायाधीश। तो क्या ध्यान तक किसी को, बोलो, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अनुच्छेद 60 था, शपथ को लेकर था, ये आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर, और आपका आता है आपका अनुच्छेद 61। यही आपका सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। कौन सा होगा, अनुच्छेद 61 की बात करते हैं हम लोग, जिस पर क्या बात है, महाभियोग की बात कही गई है। तो आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 61 में क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। तो महाभियोग है, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक रहता है, बढ़िया एकदम ध्यान समझेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 61 का मतलब क्या हो गया, इसे बोलते हैं महाभियोग। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभियोग। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। सीधे सीधे अगर हम बात करें कि किसी को प्यार से लतियाना, क्या करना, प्यार से लतियाना, क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। मान लो बहुत प्यार से उसे हटा भी देंगे कि भाई साहब ये तो प्रक्रिया है, आपको हटवा दिया जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका महाभियोग कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज़ आपको। अब आता है कि महाभियोग किन किन पे चलाया जाता है, किस किस पर चलाया जाता है। तो ध्यान रखना, महाभियोग जो है वो आपका चलाया जाएगा, देखो एक तो आ गया आपका राष्ट्रपति, ठीक है, क्या आ जाता है आपका, एक राष्ट्रपति। फिर आपका जो आ जाता है वो है उपराष्ट्रपति। कौन आ जाता है आपका, उपराष्ट्रपति, आगे की बात समझ में। और फिर कौन है आपका, मुख्य न्यायाधीश। कौन है आपका, मुख्य न्यायाधीश। इन पर क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। पहले ये बात समझ में आ गई, इन पर क्या होगा, महाभियोग चलाया जा सकता है। किस किस पर, तो आप बताएंगे कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो महाभियोग शब्द आएगा, क्या आएगा, महाभियोग शब्द, वो सिर्फ यूज करेंगे हम किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए करेंगे, राष्ट्रपति के लिए सिर्फ हम यूज करते हैं क्या, महाभियोग, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपको सर ये वाली बात क्या है, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हटाया जाता है, हम उसको महाभियोग नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे संसद प्रक्रिया द्वारा, संसद विधि द्वारा कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं, संसद प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया गया है। लेकिन सेम कंडीशन रहती है जो महाभियोग की रहती है। तो शब्द सिर्फ अगर पूछेगा किसको यूज करते हैं महाभियोग का, तो आप सिर्फ किनको बताएंगे, बताओ, राष्ट्रपति के लिए, सिर्फ राष्ट्रपति को यूज किया जाएगा महाभियोग। बाकी इन लोगों को क्या करते हैं हम लोग, संसद विधि कहेंगे या संसद प्रक्रिया द्वारा हटाया गया है। तो दोनों कंडीशन इसके लिए रहती हैं।
तो इतनी चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि आखिर को क्वेश्चन कैसे कैसे रख देता है। ठीक है, आगे बात समझे। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के आगे हम। अब देखिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आखिर को महाभियोग चलता क्या है और राष्ट्रपति पर किन किन कंडीशनों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भाई बिना गलती के ना किसी को लगा दोगे, किसी रीजन में कैसे पीट डालो किसी को। राष्ट्रपति बैठे हैं आज शाम को, सुबह आ गए तुम टहलते हुए, बोले भाई साहब महाभियोग चलाएंगे तुम्हारे ऊपर, चलो, ऐसा कर सकते हो? नहीं। हाँ, बोले मन में आ गए, बोले आज बारिश का मौसम था तो इसलिए आज मन करा लाओ आज राष्ट्रपति महाभियोग चला दें, ऐसा नहीं होता है। कोई कंडीशन, कोई गलती तो की होगी उस आदमी ने, बिना गलती तो आपसे सरकारी नौकरी भी नहीं हटा सकते हो। सरकारी नौकरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा भाई अपने अधिकार मांगने के लिए, तो आप जबरदस्ती या फ्री टाइम में किसी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि आखिर को कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिन पर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी। पहला आपका आता है कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, वो क्या आ जाए, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। क्या आ जाए, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। विदेशी राष्ट्र का प्रभाव का मतलब होता है कि वो विदेशी देशों के लिए ज़्यादा सोचने लगे। जैसे मान लो बांग्लादेश में अभी उनकी वो है राष्ट्रपति, वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब मान लो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो ज़्यादा ही ध्यान देने लगे कुछ बांग्लादेश पे, क्या देने लगे, ज़्यादा। मान लो शेख हसीना ने कहा भाई साहब प्याज पे टैक्स हटा दो, राष्ट्रपति ने हटा दिया, सही है। वो मान लो कहते हैं आलू पे हटा दो, उन्हें आलू पे हटा दिया, सही। मान लो और भी निरात होते हैं हमारे बांग्लादेश के लिए बहुत सारे, बोले उन पे बैठा दो, उन्हें उन पे बैठा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बांग्लादेश के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है कहाँ सोच रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो हम राष्ट्र क्या हों, दूसरे राष्ट्र के क्या आ जाएं, प्रभाव में आ जाएं, तो उस टाइम पर महाभियोग चलेगा किस पर, राष्ट्रपति पर, है ना। दूसरे में ज़्यादा कुछ सोचने लगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बात सुना रही, शेख हसीना के बारे में सोचने लगे, वो हर चीज़ फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो भाई साहब संसद क्या करेगा, मंत्रिमंडल क्या करेगा, भाई साहब कुछ गड़बड़ लग रहा है, आ जाओ जरा महाभियोग चलाते हैं इन पर, ठीक है। लेकिन महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। तो कितने लोगों की बात समझ में आ गई कि पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा राष्ट्रपति है और वो क्या आ जाए, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या उनसे प्रभावित हो जाए, हर चीज़ वहाँ पर फ्री फ्री करे जा रहा है और हमारे देश के बारे में नहीं सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया आप चला सकते हैं। नहीं समझ भाई, हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट दूसरा है, दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर संविधान का अतिक्रमण करे, अवहेलना करे, है ना। संविधान का क्या करे, ये संविधान का अतिक्रमण करे, अतिक्रमण करे या क्या करे, अवहेलना करे, यानी कि संविधान के कानून को ना माने। जैसे साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति ये लोग अपना बिल लेके आते हैं, एक विधेयक लेके आते हैं और राष्ट्रपति मान लो विधेयक करे नहीं, और वो विधेयक ऐसा होना चाहिए जो लोक सेवा को क्या होना चाहिए, लोक हित के में हो, और फिर भी राष्ट्रपति करे हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, संविधान की अवहेलना कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे भी उस पर क्या चला दिया जाएगा, महाभियोग चला दिया जाएगा, ठीक है। उसे हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाएगा, ध्यान रखना। अगली बात आती है, ठीक है, कौन सा, तीसरी कंडीशन आती है, ज़्यादा लागू नहीं होती है बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल का कहना ना माने। क्या ना माने, मंत्रिमंडल का कहना ना माने। कहना ना माने, सही है। तब भी क्या कर सकते हैं, उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब एक बात समझिए यहीं पे, ये तीन कंडीशन हो गई, ध्यान रखना, तीन। ये वाली दो इंपॉर्टेंट रहती हैं, यही मैन होती हैं, ये ज़्यादा मैन नहीं होती कि मंत्रिमंडल भी कभी जब ऐसे अपना काम कराना चाहता है तो इस पर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन तीन कंडीशन में राष्ट्रपति एक भी कंडीशन का निर्वाह नहीं करता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपको महाभियोग उस पर लाया जा सकता है। यही कंडीशन होती है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होती है। ध्यान रखना, महाभियोग जबरदस्ती नहीं ला सकते आप, ठीक है, इन कंडीशन पे ला सकते हैं। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताते हैं, यहीं पर हम ध्यान रखना, अगर आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर एक शब्द आता है, एक मंत्रिमंडल बहुत सुना होगा आपने और एक मंत्रिपरिषद बहुत सुना होगा। तो मंत्रिमंडल आखिर को क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखो ये मान लो आपकी यहाँ पर, बहुत ध्यान समझना इस चीज़ों को, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। यहाँ पर आपका मान लो कौन है, प्रधानमंत्री है। कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है, सही है। किसको हम लोग कहते हैं, मंत्रिमंडल, या किसको कहते हैं, मंत्रिपरिषद, ठीक है। यहाँ भी हम एक चीज़ ऐसे ले लेते हैं, आपको तुलनात्मक समझा देते हैं।
तो यहाँ पे भी वही सीन चलता रहेगा आपका। यहाँ पर कौन आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। ये तो कॉमन रहता है, ये तो अध्यक्ष रहता है मेन, है ना। जबकि इस पर भी मंत्रालय बहुत सारे होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रालय होते हैं, बोले यस या नो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो किसी को भी ले सकता है अपने अंडर में। अच्छा, ध्यान रखना। तो पहले हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद की, है ना। मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है। देखिए मंत्री परिषद क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि इसमें क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री। ध्यान समझना, कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जाते हो जिन पे अपना अपना विभाग रहता है, ठीक है। जैसे आपका वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री है, रेल मंत्री हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, ठीक है। तो जिस समूह में कौन होंगे, आपके कैबिनेट मंत्री होंगे। और इसी के साथ आ जाते हैं एक और, जिसे हम लोग कहते हैं राज मंत्री। राज्य मंत्री, इन्हें हम लोग राज्य के कैबिनेट बोलते हैं, बोले यस या नो, बोलते हैं। तो इसके क्या होते हैं, राज्य मंत्री, ठीक है। इनके पीछे एक और आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उपमंत्री। कौन आते हैं, उपमंत्री, उपमंत्री, ठीक है। इसी के अगर हम पीछे बात करते हैं तो आपके और रहते हैं कौन, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कौन रहते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। तो ये सब अगर जहां एक साथ समूह में पाए जाते हैं, क्या होते हैं, समूह में होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। कितनों को बात समझ गई। जहां पर क्या हो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, अगर ये सब एक समूह में हैं तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। चाहे वो राज्य वाले कैबिनेट हो, चाहे आपके कैबिनेट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर फिर ये बताओ कि मंत्रिमंडल कौन होता है। फिर अब हम बात करते हैं किसकी, मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की बात करेंगे। मंत्रिमंडल कौन सा होता है, तो मंत्रिमंडल में सिर्फ दो ही आते हैं। एक तो आते हैं आपके कौन, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कौन, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और दूसरे आते हैं इसके साथ कौन, राज कैबिनेट, यानी कि राज मंत्री। कौन होगा, राज मंत्री। तो जहां पर कैबिनेट मंत्री और राज मंत्री एक साथ समूह पाए जाएंगे तो उस समूह को हम लोग मंत्रिमंडल। और जहां पर कैबिनेट, कौन, कैबिनेट, राज और आपका उपराज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, अगर ये एक साथ पाए जाते हैं उस समूह, प्रधानमंत्री भी होगा इसमें, तो उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। हमारे हिसाब से आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर राज्य मंत्री और जहाँ पर कैबिनेट मंत्री पाए जाते हैं उस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, मंत्रिमंडल। और जहाँ पर ये सारे एक साथ पाए जाएंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, मंत्री परिषद बोलते हैं। आपके दिमाग में क्या होगा, स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है। स्वतंत्र का मतलब, मान लो यहाँ पर मान लो शिक्षा मंत्री हैं, है ना, कौन है, शिक्षा मंत्री। मान लो इन्हें इस्तीफा दे दिया या वो कहीं चले गए तो इसका पदभार कौन संभालेगा, जो राज्य मंत्री का शिक्षा मंत्री होगा। राज्य में होता है शिक्षा मंत्री, बोलो, राज्य का भी होता है, कैबिनेट का भी होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभार। मतलब एक दूसरा अधिकार ले लेना, है ना, दूसरा कार्यभार लेना, दूसरा पद ले लेना, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में शायद अब आप उसके बाद कभी भी गलती नहीं करोगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, एक आपके दो वर्ड आते हैं संसद में जो आपसे पूछ लेता है। एक पूछता है आपसे कि सरकारी, क्या पूछता है, सरकारी, और एक पूछेगा आपसे गैर सरकारी, गैर सरकारी। तो कितने लोगों को ये बात अवगत है कि कौन से सरकारी होते हैं और कौन गैर सरकारी होते हैं, किसको बोलते हैं, बताइए। हमारे यहाँ अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो आप बता दोगे जो सरकारी जॉब में है वो सरकारी और जो बेरोजगार हैं उन्हें गैर सरकारी, यही कहते हैं हम लोग। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता है। संसद की अपना एक अपने वर्ड होते हैं, अपने यूज होते हैं, तो कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ध्यान रखना, सरकारी कौन होते हैं, मैंने सरकार लिख दिया, सरकारी लिख देते हैं इसको। तो इसको हम लिखते हैं सरकारी होते किसको कहते हैं। तो देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कि जितने भी मंत्री होंगे, समझना ध्यान से, चाहे वो राज्य वाले हों और चाहे वो कैसे हों, केंद्र वाले हों, जो मंत्री होंगे वो सब क्या होंगे, सरकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सरकारी। जितने भी मंत्री हैं वो सब क्या हैं,
सरकारी हैं, और उसके अलावा जो सांसद, राज्यसभा, विधानसभा जहाँ के सदस्य बचे हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी। ठीक है, बाकी बचे हुए हैं ना, जो संसद होते हैं, सांसद होते हैं, या आपके क्या कह सकते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, और विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, क्या होंगे, विधानसभा के, और क्या हो सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, क्या होंगे, विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, बोलो, गैर सरकारी कहलाएंगे। नहीं आई बस आगे, बहुत बढ़िया समझना आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होंगे ये, सांसद हो गए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो आपके सब होंगे गैर सरकारी, लेकिन जिनको मंत्री चुन लिया जाता है, जिनको मंत्री चुन लिया जाएगा, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, सरकारी। तो ये है सरकारी और गैर सरकारी का जो मैटर चलता रहता है संसद में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे जब जब हम इसका नाम लेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे सर किस बात की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़े अब। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई। तो महाभियोग 3 कंडीशन पे चलाया जाता है, किस पे, राष्ट्रपति पर। कौन कौन सा, पहला कि वो किसी राष्ट्र के विदेशी प्रभाव में आ गया हो, या फिर क्या हो, संसद की अवहेलना कर रहा हो, और मंत्रिमंडल का कहना ना माना हो। तो इन कंडीशनों पे क्या लग जाता है, उस पर महाभियोग लग जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है, चलती कैसे है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, उसके लिए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, ये रहा हमारा क्या, एक घर है जिसका नाम है क्या, संसद, और इसमें हैं 2 घर, मतलब 2 कमरे। एक हो गया आपका लोकसभा, क्या हो गया आपका, लोकसभा, और दूसरा क्या हो गया आपका, राज्यसभा, क्या होगा आपका, राज्यसभा। ठीक है, इनको समझते हैं अब ध्यान से। इसमें सदस्य संख्या जो है वो 545 लेते हैं हम लोग, और ये आपकी कितनी है, 250 है। तो अब प्रक्रिया चलती कैसे है इसकी, इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा से प्रक्रिया चलेगी कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब महाभियोग चलाया जाता है तो प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव। ध्यान रखना, सबसे पहले पूछेगा प्रस्ताव। तो प्रस्ताव पूछेगा कहाँ ला सकते हो आप, राज्यसभा में ला सकते हो या फिर लोकसभा में ला सकते हो। जैसे कोई विधेयक होते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जैसे धन विधेयक है, तो सिर्फ लोकसभा से ला सकते हो आप। अखिल भारतीय परिषद जो है, जैसे IAS हैं, PCS हैं, इनके वेतन कटौती, टैक्सेस बढ़ाना घटाना, वेतन बढ़ाना, भत्ते बढ़ाना, ये सब आप राज्यसभा से ला सकते हो। कहाँ से लाओगे, राज्यसभा से। तो अब पूछेगा कि महाभियोग में जो प्रस्ताव लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, तो वो लोकसभा से ला सकते हो या राज्यसभा से। तो आप इसकी पहली कंडीशन बताओ कि दोनों में किसी से भी ले आओ, दोनों सदनों में किसी से भी, ठीक है। आप चाहे लोकसभा से उसे पारित कर दो और चाहे आप किससे कर दो, आपका राज्यसभा से कर दो, लेकिन उसमें कंडीशन रहती है, ध्यान रखना, जिस सदन से आप पारित करोगे, यानी कि प्रस्ताव लाओगे, क्या लाओगे, प्रस्ताव लाओगे, ध्यान रखना, जिससे भी क्या लाओगे, प्रस्ताव लाओगे, तो उसमें आपको कम से कम 1/4 व्यक्ति चाहिए, यानी कि सदस्य चाहिए। कितने चाहिए, 1/4। इसका मतलब हुआ 25% सदस्यों को आपको लेना ही पड़ेगा, तभी वो आपका बिल क्या होगा, पारित माना जाएगा। ठीक है, मतलब लोकसभा से अगर ले रहे हो आप, तो लोकसभा में 1/4 का मतलब कितना हुआ, ये लोकसभा में 1/4 का मतलब कितना है, कितने व्यक्ति आपके साथ होने चाहिए। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, ठीक है, 1 बच गया, 4 तियां 12, मतलब लगभग 133। सॉरी, एक बार देख लेते हैं। 4 एकम 4 हो गया और ये 12 हो गया, तो 4 तियां 12, 2 बच गया, और 4 छंग 24 होगा, तो लगभग 136 अगर आप व्यक्ति आपके साथ हैं लोकसभा में, 545 में से 136 व्यक्ति अगर आपके पास हैं, तो आप उस प्रस्ताव को क्या ला सकते हैं, महाभियोग के प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, आ गई समझ में। ठीक है, क्या होगा, लोकसभा से हम कितने लोगों, मतलब कितना प्रस्ताव लेके आएंगे, ध्यान रखना, तो 1/4 होनी चाहिए। ठीक है, और किसी में भी ये पास किया जा सकता है, ये हम आपको लिखवा दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि पास या प्रस्ताव लाने के लिए क्या होना चाहिए, प्रस्ताव के लिए, मैं यहाँ लिखता भी आता हूँ, प्रस्ताव के लिए कम से कम 1/4 सदस्य जो आपके पास होने चाहिए, अर्थात यानी कि 25% आपके साथ होने चाहिए, अर्थात या कह सकते हैं कि 136 सदस्य आपके पास होने चाहिए, तभी ये जो आपका सदन से ये बिल क्या हो जाएगा, प्रस्तावित
प्रस्तावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तावित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना ये दोनों को मिलाकर नहीं है। लोकसभा में 1/4 अलग चाहिए, अगर आप राज्यसभा से उसे लेके आते हो तो उसके लिए भी 1/4 अलग से चाहिए आपको। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा को मिक्स करके 1/4 चाहिए, महाभियोग पारित हो जाएगा। गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, 2 कंडीशन रखनी होती है, पहले प्रस्ताव लाना पड़ता है। क्या लाना है? प्रस्ताव। तो प्रस्ताव आप चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ। किस में ले आओ? चाहे लोकसभा में ले आओ और चाहे राज्यसभा में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस सदन से आप लेकर आओगे उसमें कम से कम आपको 1/4 सदस्य आपके पक्ष में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पक्ष में, यानी कि 25% व्यक्ति आपके पक्ष में हो। हमने निकाल के दिखाया आपको कि 136 व्यक्ति कम से कम आपके पास होंगे, तो वो आपका जो विधेयक है यानी कि महाभियोग है वो प्रस्तावित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रस्तावित। अब ये क्लियर हो गई। मान लो आपको सदस्य के ये आपको मिल भी गए 1/4, मतलब 136 आपके पक्ष में आ भी गए। ठीक है, फिर जब पारित होने के बाद उस बिल को आप कहाँ भेजोगे? राज्यसभा में। ये आपके हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि बिल को दोनों सदनों में पास होना चाहिए, यानी कि दोनों सदनों में उसे जाना चाहिए, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ से पारित होता है और आपको कहाँ भेज दोगे? आपसे राज्यसभा में भेज दोगे, वैसे ही तुरंत सूचित कर दिया जाता है किसको? राष्ट्रपति को। क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति को। और उनसे कहा जाता है कि आपके पास 14 दिन हैं। कितने हैं? 14 दिन। मतलब एक सदन से जब महाभियोग पारित हो जाएगा तो उसमें बोल दिया जाएगा कि 14 दिन बाद क्या होगा? इसकी सुनवाई की जाएगी किसमें? राज्यसभा में। बहस चलेगी किसमें? राज्यसभा में। और यही सूचना दे देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। किसको दे देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ध्यान रखना पूछता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कितने दिन पहले उसे सूचित किया जाता है? तो आपको 14 दिन पहले सूचित करा जाता है। लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक सदन से वो महाभियोग क्या हो जाए? पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रस्तावित होना चाहिए। पारित नहीं, प्रस्तावित होना चाहिए। ठीक है, तो एक सदन से जब प्रस्तावित हो गया तो उसको सूचित कर दिया, भाई साहब जाओ डील करो जाके। कहाँ? राज्यसभा में तुम्हारा बिल क्या हो गया? पहुंच गया है, महाभियोग चलने वाला है, जाओ देखो जाके। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना संसद में साफ साफ हमारी प्रक्रियाओं में ये लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि बिल जो है, कोई भी विधेयक हो, वो दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। मतलब एक से पास हो गया, एक से नहीं पास हुआ। बट कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो आपको राज्यसभा को पास करने ही करने होते हैं। जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक पर सिर्फ वो क्या कर सकता है? एडवाइस दे सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। बट आपका महाभियोग पर ये कंडीशन लगी हुई है कि दोनों में से एक होना चाहिए पास। किसमें होना चाहिए? दोनों में से पास होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि महाभियोग को प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहोगे 1/4। ध्यान समझना, महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कितने बताओगे? 1/4 प्रस्ताव लाने के लिए है कि हाँ महाभियोग चलेगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ से चलेंगे तो आपको यहाँ भेज दिया जाता है और यही आता है राष्ट्रपति। ठीक है, समझना पहले। ये आप मान लो यहाँ पे आ गया राष्ट्रपति, अब क्या होगा? राष्ट्रपति ये कैसा तांडव कर रखा है भाई साहब? मतलब हम 2 दिन बांग्लादेश क्या चले, आप लोगों ने तांडव कर दिया। सही है, तो फिर भाई साहब क्या कहेंगे राज्यसभा वाले? तुम ज़्यादा ही कुछ बांग्लादेश पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? पहली कंडीशन को क्रॉस कर रहे हो कि आप किसी राष्ट्र के प्रभाव में हो। क्या हो? किसी राष्ट्र के क्या हो? प्रभाव में हो। प्रभाव है मतलब आप पे। तो कहते हैं अरे पगलौटू आदमी, पूरी पगलौटी काट दी। सही है, हम तो इसलिए अच्छे संबंध बना रहे हैं वहाँ से। बांग्लादेश में मान लो पाकिस्तान उससे अटैक कर गया तो कम से कम ये लोग हमें सपोर्ट तो करेंगे। तुम तो कहते हैं पागलपन पे उतर है, मतलब अक्ल नहीं है बिल्कुल। सही है, मतलब ये ऐसे बोलेगा राष्ट्रपति, कहेगा तुम तो अलग ले गए इस बात को। क्या होगा? हम इसलिए संबंध अच्छे बना रहे हैं, मान लो पाकिस्तान कभी इधर से अटैक कर देता है तो वहाँ पर हमारे पड़ोसी से संबंध अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अब पाकिस्तान तो जा नहीं सकते क्योंकि वो पहले से गुर्रा रहा है। ठीक है, तो बोले बांग्लादेशी अपना सही है, तो इसलिए गए। तुम तो कहते हैं पागलपन काट दिया। सदस्यों के दिमाग में आ जाएगी ये बात। क्या जाएगी? सदस्यों के दिमाग में, बोले यार बात तो सही बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? बोले कोई महाभियोग नहीं चलेगा। क्या हुआ? कि हम कोई भी इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन पर महाभियोग क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और उस पर कोई महाभियोग नहीं चलेगा। राष्ट्रपति बच जाएगा, लातों से बच जाएगा। समझ में आ गई? तो ये तो हुई कैंसिल होने की। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर पारित कैसे होता है? मतलब अगर किसी पे करना ही करना है तो भाई साहब यहाँ पर मान लो इन्हें लेक्चर दे दिया लेकिन इन्हें सुने ही नहीं। बोला हम नहीं सुनेंगे। मतलब तुमने तो भाई साहब नाक ही कटवा दी पूरे देश की, तुम इतना मतलब भाग रहे हो उधर। सही है, तो वो नहीं माने मान लो, तो ये भी यहाँ से क्या कर देंगे? 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव लेंगे और ये कर देंगे। ये तो होगा प्रस्ताव होना। 1/4 ले लिए और फिर दूसरे में जाएगा फिर से 1/4 लेंगे। लेकिन पारित कैसे होता है? मतलब उस पर क्लियर कैसे हो जाता है कि इसमें महाभियोग चले गया और ये त्रुटिफल पाया गया है, इसकी गलती थी और इसको हटा दो। तो उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए क्या चाहिए? जैसे ही चला गया दोनों में, अब ये दोनों प्रस्तावित हो गया कि इनने भी कहते चलाएंगे और इन्होंने भी कहते चलाएंगे।
बोले भाई साहब तुम चलो हम भी चलाएंगे इस पर, है ना, हम दोनों लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ भी पारित हो जाएगा और यहाँ भी पारित हो जाएगा। फिर से बिल स्टार्ट होगा और अगर पूछता है कि पारित होने के लिए कितने सदस्य चाहिए, ये 1/4 प्रस्तावित के लिए थे कि महाभियोग की प्रक्रिया तैयार हो गई, है ना, राष्ट्रपति पे चलेगी, आ रही समझे नहीं। लेकिन अब कहेगा कि पारित होने के लिए, क्या कहेगा, पारित होने के लिए कितने लोग चाहिए फिर, तो पारित होने के लिए कम से कम 2/3 भाग चाहिए, 2/3 भाग सदस्य चाहिए ही चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 66% जो सदस्य होंगे राज्यसभा के या लोकसभा के, तब इसको क्या माना जाता है, पारित माना। मान लो 2/6 यहाँ भी एग्री हो गए और 2/6 यहाँ भी एग्री हो गए और आपका महाभियोग पारित हो गया। 2/3 हाँ, 2/3 यहाँ भी पारित हो गए और 2/3 यहाँ भी पारित हो गए। मतलब 66% यहाँ भी पारित कर लिए गए, मतलब 66% फिर से पक्ष में आ गए और 66% यहाँ भी पक्ष में आ गए। तो महाभियोग क्या होगा, पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में। तो प्रस्तावित होने के लिए चाहिए 1/4, सही है, और पारित होने के लिए चाहिए कितने, 2/3, कितने, 2/3 चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपको। और लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी इसको पारित किया जा सकता है। मैं यहाँ पे पॉइंटेड कर दूँ इस बात को, तो आप ध्यान रखना, पारित करने के लिए 2/3 सदस्य चाहिए, ठीक है, यानी कि 66% सदस्य चाहिए। इसी के द्वारा इसको पारित मान लिया जाता है, पारित माना गया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों में से पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में पारित होना चाहिए। तो कितने लोगों को महाभियोग की प्रक्रिया समझ में आ गई, एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट तो नहीं रहा। चलिए एक बार दुआ करते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कब लगाओगे राष्ट्रपति पे, तो आपको जब राष्ट्रीय किसी भी दूसरे राष्ट्र के अभाव में आ जाए, प्रभाव में आ जाए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, संविधान का क्या करे, अवहेलना करे, क्या करे, संविधान की अवहेलना कर दे, तब हो जाता है। या मंत्रिमंडल का क्या हो, कहना ना माने। अब भाई मंत्रिमंडल किसके सामने काम करता है, प्रधानमंत्री के। अब तुम प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे तो तुम महाभियोग ले ही आएगा। वो क्या लेगा, महाभियोग। बोला हम तो मिलते हैं, चलो आओ संसद में मिलेंगे, हैं, ज़्यादा नवाब बन गए हो, और हमने तो राष्ट्रपति बना दिया तो तुम कूद रहे हो। राष्ट्रपति वास्तव में मंत्रिमंडल ही बनाता है, क्योंकि सब भाई साहब उसी पक्ष के होते हैं, वोट डालेंगे जिस पर वही जीत जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में अब पारित कैसे, प्रस्तावित कैसे होगा, तो आपका लोकसभा या राज्यसभा किसी में से भी आप पारित कर सकते हो, ठीक है। मान लो हमने लोकसभा से पारित किया इसको, तो हमें कितने सदस्य चाहिए पहले पारित होने के लिए, 1/4, सही है। यहाँ से पारित हो जाएगा, हम यहाँ से इसे भेज देंगे कहाँ, राज्यसभा में। और जैसे हम यहाँ से राज्यसभा के लिए भेजेंगे, वैसे ही उनको क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे कि 14 दिन है आपके पास, क्या है, 14 दिन है, और जाकर क्या करो, राज्यसभा में सुनवाई करो जाके, है ना, या अपनी पक्ष रखो जाकर। भाई कोई ना कोई तो पक्ष रखने के लिए होना चाहिए, भाई राष्ट्रपति कुछ तो कहेगा ही। वैसे हटा दिया, घर पे पता चला वो तलाक वाले नौबत 3 तलाक के बिद्दत, उसमें कहते थे तलाक तलाक, आदमी दूसरी जगह पड़ा, औरत घर पे तलाक तलाक कह दिया, उसे बाहर कर दिया। तो ये सिस्टम तो ना चलेगा। तो उससे बताया जाता है कि भाई साहब आप पे महाभियोग स्टार्ट हो गया है, लोकसभा से पारित हो गया है, वो क्या हो गया, सॉरी, लोकसभा में प्रस्तावित हो गया है, और कहाँ पहुँच गया है, राज्यसभा में। आपको जो सफाई देनी है, जो सुझाव देना है, जो बात कहनी है, वो राज्यसभा में जाकर कह सकते हो, ठीक है। तो राज्यसभा में जाएगा, अपनी बात रखेगा। अगर वहाँ के जो सदस्य एग्री हो गए तो ठीक है, एग्री ना हुए तो वो पारित हो जाएगा। तो पारित होने के लिए कितने वोट चाहिए, कम से कम कितने सदस्य चाहिए, तो 2/3 चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, ध्यान रखना दोनों जगह। बात समझ में आ गई होगी। और पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाएगा। अभी तक किसी भी महाभियोग हमारे यहाँ कोई नहीं चला है, किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं चला है। कितनों की बात समझ में आ गई। अब मान लो राज्यसभा से पारित करा जाता, तो यहाँ से मान लो 1/2 का 1/4 का मतलब कितना हुआ बताओ भाई, 250 है यहाँ पर, तो 1/4 कर दो, 6 चौक 24 हो गया, लगभग 61 मान लो। तो 61 लोग अगर इनके पक्ष में आ जाते हैं राज्यसभा में, तो यहाँ से भी आपको प्रस्तावित हो जाता है। और प्रस्तावित होने के बाद ये कहाँ भेज देते इसे, लोकसभा में। तो फिर सूचित करते कि भाई साहब हमने पारित कर दिया राज्यसभा में, अब आप जाकर सुझाव दे सकते हो कहाँ, लोकसभा में जाकर, ठीक है। और ये आपकी रहती है क्या, महाभियोग की प्रक्रिया। क्या रहती है आपकी, महाभियोग की प्रक्रिया रहती है। आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये बात। कोई दिक्कत हो तो आप बता दो, ठीक है। तो महाभियोग कैसे चला सकते हैं, ये 61 के द्वारा चलाया जा सकता है, हैं। और इसी के लोग हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया इसमें, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया ना। महाभियोग गलत नहीं करोगे आप, एक एक पॉइंट आपको क्लियर आ गया होगा, कतई समझ में आ गया, गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। देखिए इस पर हम लोग का जो महाभियोग राष्ट्रपति पे चला दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन पूछता है कि फिर अब जो यहीं पर थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। ये 61 वाला आपका समाप्त हो गया, महाभियोग समाप्त हो गया कि कैसे चलाया जाएगा, और यही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के लिए रहती है। देखिए अब यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति के लिए रहती है ना चीज़, समझो,
जो हम महाभियोग चलाएंगे, बस हम लोग महाभियोग बोल रहे हैं बट इसको महाभियोग नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? संसद की प्रक्रिया द्वारा। मान लो हम उपराष्ट्रपति को हटाते हैं महाभियोग द्वारा, तो इसका जो सबसे पहले इसकी कंडीशन रहती है कि ये जो आपका विधेयक पारित होगा, यानी कि जो प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा से ही आएगा। ध्यान रखना, ये इसको हम लोग कहाँ से पारित कराएंगे? राज्यसभा से। सबसे पहले हम कहाँ से चलाएंगे इसे? राज्यसभा से। तो ध्यान रखना, ये आपको कंडीशन रखनी होती है कि अगर हमें उपराष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना है तो हमें उसे राज्यसभा से ही पहले प्रस्तावित कराना होगा और उसके बाद वो जाएगा कहाँ? लोकसभा में। प्रक्रिया सेम रहती है। प्रस्तावित के लिए 1/4, पारित के लिए 2/3। प्रस्तावित के लिए 1/4 और पारित के लिए 2/3। प्रस्तावित के लिए 1/4 और पारित होने के लिए 2/3 सेम रहती है। लेकिन बस यही ध्यान रखना कि वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के लिए आप चाहे लोकसभा से ले आओ उसे और चाहे राज्यसभा से ले आओ, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कंडीशन है कि कहाँ से लाओगे आप? राज्यसभा से। मुख्य न्यायाधीश की कंडीशन वही रहती है राष्ट्रपति वाली, वो दोनों में से किसी को भी पारित करा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि इसका घर होता है कौन? राज्यसभा। ये राज्यसभा में बैठता है सभापति के रूम में, याद है? उस सभापति मतलब सभापति के रूम में, तो इसका घर से ही स्टार्ट कर जाता है। देखते हैं तुम्हारे कितने घर वाले एग्री हैं। ठीक है, यहाँ से पारित हो गया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया, यहाँ से पारित नहीं हुआ तो तुम बच जाओगे। समझ मारी बात? तो ये आपको अभी भी उपराष्ट्रपति पे किसी में भी कोई भी अभी महाभियोग नहीं चला है। कितने लोगों की बात समझ आ गई? ठीक है, और बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति रहता कहाँ है ना? राष्ट्रपति, तो आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय भवन जो बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय भवन जो होता है वो कहाँ है आपका? ठीक है, इसे फ्री सुविधाएं मिलती हैं सब। ध्यान रखना, महाभियोग शब्द किसके लिए यूज करेंगे? खाली राष्ट्रपति के लिए, सिर्फ किसके लिए? राष्ट्रपति के। तो इसे फ्री में क्या मिलता है? आवास मिलता है। क्या मिलता है? फ्री में आवास मिलता है। ठीक है, और उस आवास को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। क्या मिलता है? उसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन। जैसे मान लो ये रहा आपका राष्ट्रपति, ये रहा राष्ट्रपति भवन। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति भवन है ये। और इसमें पूछता है कि राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो 340 कमरे हैं। 340 कमरे। सब बहुत ध्यान समझना। राष्ट्रपति भवन अकेला रहता है, बताओ, इसमें अपनी परिवार रहता हो, 340 कमरे, इतना हैवी पड़ा होता है। सोचिए किसी को किराए बैठा दो तब भी काम बन जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट ही रह लेंगे राष्ट्रपति भवन में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनकी सिक्योरिटी बहुत होती है। ठीक है, कोई और अलाउ नहीं होता, बट है तो है भाई, उनको दिया गया है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति भवन है ये किस पर बना हुआ है? मतलब इसको क्या कहते हैं? बताएगा कौन? बताओ। चलो और अच्छी समझते हैं, उसके बाद पूछते हैं। और ये 340 कमरे हो गए इसके। ठीक है, और इसमें दिया होता है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो बनाया किसने है? बनाया किसने है? ध्यान समझना इस चीज़ों को। तो आप बताएंगे एडविन लुटियस ने बनाया है। क्या बनाया है? एडविन लुटियस। एडविन लुटियस ने बनाया है। किसने बनाया है ये? एडविन लुटियस। ध्यान रखना, जो संसद भवन है, मतलब संसद जो बनाई गई है वो भी किसने बनाई थी? बोलो। एडविन लुटियस ने। आपका जो आसपास के वहाँ पर इलाके हैं, जो दिल्ली के राष्ट्रीय भवन के आसपास जो इलाके हैं वो सब जो बनाए गए हैं, पूछता है राष्ट्रपति के पास का इलाका, जैसे मान लो आपका ये हो गया, इधर आप यहाँ चलोगे, मतलब ये इसका रोड जाता है इसके आगे के लिए, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ। और इसके आगे बढ़ोगे तो आपको एक गेट मिल जाएगा यहाँ पर बड़ा सा देखने को। थोड़ा सा आगे जाकर आप जाएंगे, कभी देखेंगे यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसमें? ये मान लो यहाँ पे गेट बना हुआ है, तो बताओ इसे क्या कहते हैं? इस रोड को जो राष्ट्रपति भवन से आगे सो के निकल जाती है, इसे कहते हैं राजपथ। क्या बोलते हैं इसे? राजपथ। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूरा इलाका खाली पड़ा रहता है इधर के लिए, ये राजपथ कहलाता है। ये कमरा है जो सबसे पहले बनवाया किसने? लुटियस ने बनाया था। ठीक है, एडविन लुटियस ने बनाया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका क्या है? इंडिया गेट है। क्या बोलते हैं इसको? इंडिया गेट। सुना होगा? अरे सबने देखा भी होगा भैया, इंडिया गेट है। इंडिया गेट है, इसके आगे इंडिया गेट है। पूछा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अज्ञात सिपाहियों की शहादत कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो शहीद हो गए थे सैनिक, उन्हीं के उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने भेज दिया था, तो वहाँ उन्हीं की याद में ही बनवाया गया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको क्या बोला जाता है कि अज्ञात सिपाहियों की शहादत।
अज्ञात, पता नहीं क्लियर कि कौन कौन मारा गया था वहाँ पर, सिपाहियों की शहादत, शहादत, ठीक है। अज्ञात सिपाहियों की शहादत का अगर कोई प्रतीक पूछता है वो कौन है, तो आप किसे बताओगे? इंडिया गेट। किसको बताओगे? इंडिया गेट, ठीक है। फिर आता है जो राष्ट्रपति भवन है, इसके पीछे एक पार्क है बहुत अच्छा, उसको क्या बोला जाता है? जस्ट पीछे पार्क, ठीक है। क्या है? पार्क है, जिसे हम मुगल गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे, मुगल गार्डन है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इसमें कम से कम 1200 प्रकार की प्रजातियों के फूल हैं, समझ रहे हो बात? 1200 प्रकार की प्रजातियों के फूल। क्या है? आपके 1200 प्रजातियों के फूल हैं। कहाँ पर? ध्यान रखना, राष्ट्र भवन के जस्ट पीछे है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 किलोमीटर के दूर पर आपने चीज़ें बनी हुई हैं, और इधर भी अगर 2 किलोमीटर दूर देखेंगे तो यहाँ पे ही बना हुआ है। तो इस साइड में जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन है आपका? सुप्रीम कोर्ट। यहीं देखेंगे तो इधर साइड में यहाँ पर कौन है आपका? SC है, जिसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। इधर हमारा इधर 2 किलोमीटर लगभग देखेंगे, इधर के लिए 2-2 किलोमीटर अंतर पे ये यहाँ पर संसद भवन है हमारा। कौन है? संसद भवन। ये इस तरह से पूरी एरिया वहाँ पर बड़ी रहती है। अब पूछता है कि ये वाली दिल्ली कहलाती कहाँ? ये इधर राष्ट्रपति भवन है, संसद है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इतनी एरिया कौन सी दिल्ली कहलाती है? क्या कहलाएगी? पूछेगी। इतनी जो एरिया है टोटल, ये वाली एरिया, ठीक है, ये पूरी एरिया है क्या? इसको कहते कौन सी दिल्ली बोलते हैं? जैसे मुगल ने जो बसाई तो मुगल दिल्ली कहलाती है। सबसे पुरानी बसी हुई उसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, जो अभी नई बस गई उसे नई दिल्ली कहते हैं। समझ मारी बात? तो ऐसे ही इस वालों को क्या कहते हैं? जहाँ पर ये बड़े बड़े मतलब ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, इंडिया गेट, फिट, ये पूरा जो इलाका है, इसको कौन सी दिल्ली बोला जाता है? अगर पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे इसे लुटियस दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे पूरे को? लुटियस दिल्ली, लुटियस दिल्ली। कौन सी दिल्ली बोलते हैं इसे? लुटियस दिल्ली बोलते हैं, ठीक है, रखना। ये आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी सारी जानकारी थी, ठीक है, ध्यान रखना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है। तो आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और तो आज के लिए हम अपना तरह रखेंगे भाइयों। आपके 61 तक राष्ट्रपति खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, उसकी शक्तियाँ लेकर, है ना, उसकी आपातकाल लेकर, उसकी वीटो पावर लेकर। राष्ट्रपति की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला अगले वाला। आज के लिए आप इतना रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को जानकारी के लिए। अभी SSC GD और SI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। टेट सुपर टेट में भी आपका बेसिक चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। धन्यवाद।